हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर थ्योरी का काफी सारा पार्ट अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अब ये जो वीडियो है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। इस वीडियो को मैं नाम दे रहा हूँ वार्म अप फर्स्ट। ये फर्स्ट वीडियो रहेगी वार्म अप सीरीज की। और सॉलिड स्टेट जो है केमिस्ट्री हमारी, उसके अंदर से किस किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, नीट के अंदर, इसके अलावा जेई के अंदर, या फिर जो एनसीईआरटी की जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं 10 क्वेश्चंस इंक्लूड करके चल रहा हूँ जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या फिर एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर पूछे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करो। देखो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा। उस टाइम के अंदर आपको सोल्व करने की कोशिश करनी इस क्वेश्चन को, और इसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। आपको चेक करना है कि वो क्वेश्चन आपका ठीक है या गलत है। गिवन टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन ठीक कर लेना है, ठीक है। फिर से एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर होता है, अगर आपका क्वेश्चन ठीक होता है तो आप अपने आप को 4 मार्क्स जो है वो देंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो इसका मतलब आप -1 मार्क अपने आप को देंगे। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो ऑनेस्ट होके वहां पर उस क्वेश्चन को आप अनअटेम्प्टेड मानेंगे और 0 मार्क्स अपने आप को देंगे, ठीक है। एक सेल्फ असेसमेंट आपको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। तो फटाफट से अपना पेन और पेपर लेके साथ में बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वार्म अप, फर्स्ट वार्म अप, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास 20 सेकंड ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के, किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। तो ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसको सोल्व करो और फिर ऑप्शन चेक करते हो। एक ये होता है कि आप क्या कर लेते हो कि क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते जाते हो और जो ऑप्शंस आपको लगता है कि ये ऑप्शन आंसर नहीं होना चाहिए उसको एलिमिनेट करते जाते हो। फाइनली आपको आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, ऑप्शन को चेक करना है, फिर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या बोला हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ एक सॉलिड है एक्स जो काफी हार्ड है। हार्ड है तो इसका मतलब इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो रहेगा वो नहीं होगा। जैसे कि सी ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, क्या क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको दिया हुआ है। क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड हार्ड होते हैं? नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड तो हार्ड नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ऑप्शन जो रहेगा एलिमिनेट हो गया, बाकी 3 ऑप्शन के अंदर आपको आंसर मिलेगा। आगे क्या दिया हुआ है? आगे बोला हुआ है कि जो सॉलिड है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो हमेशा ही कंडक्टर रहता है। कौन सा है? मेटेलिक। तो मेटेलिक जो है वो कैसा रहता है, हमेशा ही कंडक्टर रहता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो चाहे वो मोल्टन स्टेट हो। इसका मतलब मेटेलिक जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता। मेटेलिक कैसे होते हैं? कंडक्टर होते हैं। और ये बोल रहे हैं कि इंसुलेटर, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा हम देख के चल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मोल्टन स्टेट के अंदर तो क्या है, वो इंसुलेटर है, साथ साथ सॉलिड स्टेट के अंदर भी क्या है, इंसुलेटर है। तो अभी हमारे पास 2 तरह के सॉलिड बचे हुए हैं। आयनिक की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पड़ी जिसके अंदर हमने देखा था कि आयनिक जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और लिक्विड स्टेट यानी मोल्टन स्टेट के अंदर क्या रहते हैं, वो कंडक्टर रहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मोल्टन और सॉलिड दोनों के अंदर क्या दिया हुआ है, वो इंसुलेटर दिया हुआ है। इसका मतलब आयनिक भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोवेलेंट सॉलिड। ये क्वेश्चन क्लियर है? देख लेना किस किस का ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी लोगों को। तो इसमें तो खाता खुल ही जाना चाहिए सभी लोगों का। फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो एफसीसी लैटिस जो है उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको बताना है कि उसकी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 1, 2, 4 और 6। फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। केवल 10 सेकंड से आपके पास एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो हुआ या नहीं हुआ? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एफसीसी लैटिस बोला हुआ है, चाहे वो मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एफसीसी बोला हुआ है तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हो सकते हैं, उसके अंदर कितने रहेंगे, केवल 4 एटम रहेंगे, ठीक है। हमने बोला था एफसीसी किस तरह से बनती है। एफसीसी के अंदर इस तरह से सेंटर्स जो रहते हैं, फेस सेंटर रहते हैं, वहां के ऊपर एटम रहते हैं और कॉर्नर्स के ऊपर रहते हैं।
तो पहले मैं कॉर्नर्स के दिखा चुका हूं, ये कॉर्नर्स के आइटम हो गए। ये तो ये एक फेस सेंटर का था, ये एक फेस सेंटर का था, ये एक फेस सेंटर था, ये एक फेस सेंटर था। सामने वाले का फेस सेंटर मैं यहां दिखा रहा हूं, पीछे वाले का फेस सेंटर यहां दिखा रहा हूं। तो आपके पास 6 तरह के 6 आइटम प्रेजेंट है कहां पर, फेस सेंटर्स के ऊपर। और हर एक फेस सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहता है 1/2 रहता है, 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कहां पर, एक कॉर्नर के ऊपर। और 8 कॉर्नर से 8 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। एक टेबल जो थी आज की वीडियो के अंदर थी, उसको भी आपको ध्यान से देख लेना है। उसके अंदर बताया हुआ था सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने आइटम होते हैं, उसके अंदर एक ही आइटम होता है। बीसीसी के अंदर 2 आइटम रहते हैं और एफसीसी के अंदर 4 आइटम रहते हैं पर यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं मैं, इसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लास्ट क्वेश्चन जो था वो 1993 का था, या पीएमटी पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो काफी इजी क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है ये 1997 या पीएमटी के अंदर पूछा हुआ है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आज की वीडियो ध्यान से देखी है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो बस आपको बस कितना करना है कि जो नोट्स बनते जा रहे हैं उनको आपको थोरोली क्या करते रहना है, रीड करते रहना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंटरमेटेलिक कंपाउंड है। इंटरमेटेलिक मतलब 2 मेटल से मिलकर कंपाउंड बना हुआ है। कौन सा है, LiAg, यानी कि लिथियम और सिल्वर से मिलकर कंपाउंड बना हुआ है। और बोला हुआ है कि इस तरह से क्रिस्टलाइज हुआ है कि दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो आपको बताना है कि ये जो कंपाउंड होगा ये कैसा होगा। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है किस तरह के लैटिस के अंदर किस तरह का होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देखो और सोल्व करो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, हो गया होगा। तो देखो जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। एटम्स केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे, चाहे वो लिथियम का हो चाहे वो सिल्वर का हो, और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड के अंदर कितना रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो फेस सेंटर्ड रहता है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, 12 रहता है। तो यहां पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 8 है, इसका मतलब ये फेस सेंटर्ड भी नहीं है। बॉडी सेंटर्ड के अंदर कितना रहता है, बॉडी सेंटर्ड के अंदर 8 रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक लैटिस रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि यूनिट सेल के अंदर एक एटम जो है वो एक बार प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर और दूसरी बार प्रेजेंट है वो कहां पर, बॉडी सेंटर के ऊपर। इस एटम का कितना पोर्शन इसकी नेबरिंग यूनिट सेल के अंदर आएगा। इसकी एक नेबरिंग यूनिट सेल है, उसके अंदर जब वो एटम कॉर्नर में प्रेजेंट होगा तो उसका कितना पोर्शन उसमें आएगा, और जब वो बॉडी सेंटर प्रेजेंट होगा तब उसका कितना पोर्शन नेबरिंग यूनिट सेल के अंदर आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फटाफट से क्वेश्चन करो। हो गया, देखो कैसे होगा ये, हम बोल रहे हैं कि बॉडी सेंटर के ऊपर जब एटम प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के अंदर तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा पोर्शन कहां पे रहेगा, उसी यूनिट सेल के अंदर रहेगा। क्या साथ वाली किसी नेबरिंग यूनिट सेल के अंदर उसका पोर्शन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, तो यहां से जो बॉडी सेंटर वाला जो 1 वाले ऑप्शन जो है दोनों, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो एलिमिनेट हो गए, ये वाले ऑप्शन हमारे सही नहीं हो सकते। इन दोनों में इसका आंसर होगा। अब एक के अंदर बोला हुआ है कि जब कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा एटम तो उस यूनिट सेल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होता है कितना, 1/8। साइड वाली कोई भी यूनिट सेल हो उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, उसके अंदर भी 1/8 ही आएगा। 7/8 कब होता है, अगर वो होता है ऑल द नेबरिंग यूनिट सेल, तब हम बोलते हैं 1/8 तो उस यूनिट सेल का हिस्सा है, 7/8 जो बच गया वो बाकी सारे यूनिट सेल्स का, नेबरिंग यूनिट सेल्स का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर एक का ही पूछा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो था वो भी आपका एनसीईआरटी से ही था। अगला क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन से पूछा गया है 2014 के अंदर। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक एफसीसी लैटिस बना हुआ है ए और बी से मिलकर, ठीक है। और इस ए और बी का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से कि ए जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर अरेंज है और बी जो है वो कहां पे अरेंज है, वो अरेंज है फेस सेंटर्स के ऊपर। और साथ में लिखा हुआ है कि जितने फेस सेंटर है उसमें से एक फेस सेंटर पर से बी जो है वो मिसिंग है। तो इस स्ट्रक्चर का, इस जो लैटिस होगा, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ट्राई करो इसको कैसे करोगे। तो हो गया क्वेश्चन।
देखो हम क्या बोल रहे हैं कि दो तरह के एटम दिए हुए हैं, उनसे मिलकर यूनिट सेल बन रही है, तो जो पूरा पूरा फॉर्मूला बनेगा इस कंपाउंड का, उसके अंदर भी एक दो एटम होंगे, इनका एक यूनिट सेल के अंदर रिलेशन रहेगा, वही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है कि एक यूनिट सेल का जो फॉर्मूला बनता है वही फॉर्मूला पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। ये चीज याद रह जाएगी। एक यूनिट सेल के अंदर ए और बी का जो भी रिलेशन आएगा वही हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि इस पूरी यूनिट सेल के अंदर ए के कितने एटम है, बी के कितने एटम है। और फाइनली एक चीज और ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि जो रिलेशन आता है वो कैसे आता है, वो फ्रैक्शंस के अंदर आता है। जो फॉर्मूले बनते हैं वो फ्रैक्शन नहीं बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो होल नंबर्स के अंदर होते हैं, इंटीजर्स यूज किए जाते हैं वहां पे। तो एक्स और वाई जो रहेंगे वो किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी हमें देखना है कि ए और बी जो है उनके कितने कितने एटम प्रेजेंट है। ए के कितने एटम प्रेजेंट है, ए का 1 एटम प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, हमने बोला है कि 8 कॉर्नर्स के ऊपर ए प्रेजेंट है और हर एक कॉर्नर पे इसका 1/8 पार्ट जो है वो आ रहा है। इसका मतलब टोटल एटम्स कितने हो गए, 1 हो गए। बी कितनी जगह प्रेजेंट है, बी फेस सेंटर प्रेजेंट है, कितने 5 के ऊपर प्रेजेंट है, 6 के 6 पे नहीं है, वो एक जगह से मिसिंग है। तो 5 फेस सेंटर्स प्रेजेंट है और हर एक फेस सेंटर से उसको 1/2 पार्ट जो यूनिट के यूनिट सेल के अंदर दे रहा है। तो टोटल कितना पार्ट उसका आ रहा है, 5/2। अब ये जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, A1 B 5/2, ये फॉर्मूला हो जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे एक होल नंबर के अंदर। दोनों को ही 2 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A2 B5। फॉर्मूला क्या बन गया, A2 B5। इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो रहेगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस 2013 के अंदर पूछा हुआ है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी है। इसमें बोला हुआ है कि ए और बी जो है वो एफसीसी लेटिस बना रहे हैं। ए जो है वो कॉर्नर से प्रेजेंट है लेकिन 2 जगह से मिसिंग है। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि ए जो है वो 2 कॉर्नर्स पे नहीं है। इसके बाद बी जो है वो कहां पे है, वो सारे फेस सेंटर्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट से इस क्वेश्चन को करो, ये गलत नहीं होना चाहिए। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सोल्व कर रहा हूं। देखो ए कहां पे प्रेजेंट है, एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कितने कॉर्नर पे प्रेजेंट है, वो 6 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। 6 कॉर्नर पे प्रेजेंट है और हर एक कॉर्नर पे उसका कितना कितना पार्ट आ रहा है, 1/8 उसका पार्ट आ रहा है। तो यहां से ए का जो प्रोपोर्शन आ रहा है वो कितना आ जाएगा, ए का प्रोपोर्शन आ जाएगा कितना, 3/4, इतना आ जाएगा। दूसरा बी जो रहेगा, बी का कितना पार्ट प्रेजेंट है, बी वो जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर प्रेजेंट है। सारे के सारे 6 फेस सेंटर है, हर एक जगह पे उसका 1/2 जो पोर्शन है वो यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो यहां से बी के एटम कितने हो जाएंगे, ए हो गया 3/4, बी हो गया 3। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट ये होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 12। लेकिन अभी नंबर तो बहुत ज्यादा है, ये भी क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि ए जो है उसको मैंने लिखा है 3, बी को लिखा है 12। सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। फॉर्मूला आ गया AB4। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, अगर आपने इतना किया है A3 B4 किया है तो उसके बाद सिंप्लीफाई करना भी जरूरी है। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन देख लिए थे तो A3 B4 को A3 B12 को सिंप्लीफाई करना बहुत आपको इजी पड़ जाएगा। वरना हो सकता है कुछ लोग यहीं पे छोड़ने लग जाएंगे इसको, यहाँ पे नहीं छोड़ना है। सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो फिर दोबारा सिंप्लीफाई कर लेना है, ये हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी आंसर जो होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई 2012 के अंदर पूछा गया था। इसमें बोला गया है कि एम और एक्स जो है वो एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं और इसके अंदर एम और एक्स की पोजीशन बता रखी है। मैं इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम जो है वो दे रखा है आपको एक तो बॉडी सेंटर के ऊपर, ये जो पोजीशन है ये बॉडी सेंटर है। इसके अलावा ये 4 पोजीशन के ऊपर फिर से एम है। ये जो है ये एज सेंटर है, आपको पता होना चाहिए बॉडी सेंटर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एज सेंटर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा एक्स जो है वो कहां का प्रेजेंट है, एक्स जो है वो एक तो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है, साथ साथ वो 6 फेस सेंटर्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो आपको बताना है इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, फटाफट से इस क्वेश्चन को करो।
देखो हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि m जो है वो कहां कहां प्रेजेंट है। मैं यहां पे लिख रहा हूं m कहां कहां पे प्रेजेंट है। m प्रेजेंट है आपका एक तो बॉडी सेंटर के ऊपर, तो बॉडी सेंटर का मतलब एक एटम तो वो है ही है बॉडी सेंटर के ऊपर, ठीक है, 1 into 1 करोगे इसका आप। इसके बाद इसके अलावा प्रेजेंट है m 4 एज सेंटर्स के ऊपर, तो 4 एज सेंटर्स हैं और हर एक एज सेंटर का कितना पार्ट जो रहता है वो एक यूनिट सेल के अंदर आता है। देखो अगर हम मान के चलते हैं कि कमरे के वॉल की आप बात कर रहे हो, एक जो कॉर्नर है उसके ऊपर जो लाइन बनी हुई इसको हम एक एज बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से वो जो एज रे कितने कमरों के अंदर कितनी यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होगी, वो 4 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होती है। इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर 1/4 पार्ट आएगा, दूसरे के अंदर 1/4, थर्ड के अंदर 1/4, फोर्थ के अंदर भी 1/4। तो इस यूनिट सेल के अंदर 4 एजेस है जहां पर ये एटम प्रेजेंट है, m जो है वो, और हर एक यूनिट सेल के अंदर कितना कितना आ रहा है उसका 1/4 आ रहा है। तो यहां से अगर सोल्व करते हैं तो इस तरह से m बन जाता है 1 + 1 2। x कितना होगा, x को भी सोल्व कर लेते हैं। तो x जो होगा एक तो वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स का मतलब 8 कॉर्नर्स पे है और 1/8 हर एक जगह से आएगा। दूसरी चीज को फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर 6 फेस सेंटर उनके ऊपर प्रेजेंट है, साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन होता है इसका कितना 1/2। तो इसको सोल्व करते हैं और यहां से सोल्व करने के बाद आता है 1 + 3 = 4। तो फॉर्मूला जो बनता है वो यहां से क्या बनता है m2x4। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या फॉर्मूला बचेगा mx2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा इसका, डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख लो किस किसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इसके बाद। तो 8th क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, नीट के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है कि गिवन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से जो है वो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, इनमें से कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है। पहला दिया हुआ है Fe2O3 है, दूसरा है डायमंड, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा है ऑल ऑफ द। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, केवल 5 सेकेंड हो गया। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कैसे होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। इसका मतलब Fe2O3 भी कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, कोवेलेंट सॉलिड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द। फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेई के अंदर पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को फटाफट। मोनोक्लिनिक लैटिस दिया हुआ है, उसकी एजेस और एंगल्स में रिलेशन पूछा हुआ है। अगर आपको टेबल बनानी आती है तो क्वेश्चन हो जाएगा। जेई 2013 में पूछा गया है मेंस में। तो मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होता है भाई, जो साइड्स होती हैं क्या वो इक्वल होती है, साइड्स कोई इक्वल नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा एंगल जो रहते हैं वो 2 एंगल इक्वल रहते हैं आपस में, अल्फा बीटा इक्वल रहते हैं। गामा जो रहता है वो इनके इक्वल नहीं होता है, ठीक है, गामा इनके इक्वल नहीं होता है। और ध्यान रखना है गामा जो है वो 90 डिग्री भी नहीं होता है। 2 एंगल जो रहेंगे 90 डिग्री रहेंगे, ये दोनों जो रहते हैं 90 डिग्री, इस तरह लिख सकता हूँ, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल रहते हैं। गामा जो रहता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। तो देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इनमें से, डी जो रहेगा वो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं मैं, टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। इस क्वेश्चन को फटाफट करो और इसके बाद मैं इसका जैसे आंसर बता देता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, जितना आपका स्कोर रहा है, वो स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि कितने लोग क्वेश्चन एक्चुअल में कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, या आपका खुद का स्कोर कैसा है। झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। वहां पे जो भी आपका स्कोर रहा है वो स्कोर वहां पे आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। इससे बोला है कॉपर जो एफसीसी लैटिस के अंदर, तो एफसीसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। बीसीसी के अंदर सोडियम बन रहा है, तो सोडियम जो है वो उसका कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, उसका 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 12 8, ठीक है। ए जो ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। ये वार्म अप सेशन की पहली जो वीडियो थी ये कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद फिर दोबारा अपना थ्योरी वाला पार्ट हम कैरी ऑन करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट एक वार्म अप वीडियो आएगी, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के, नीट के और जेईई के और अच्छे क्वेश्चन जो रहेंगे वो करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा हमने नहीं पढ़ा है तो बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपको मार्क्स से मतलब, आपको सिलेक्शन से मतलब है, सिलेक्शन कैसे होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मेन चीज हमारे लिए यही है कि बहुत टफ क्वेश्चन कराए ना कराए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे होने चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।